करेंगे, बहुत आपके हेल्प करेंगे। ठीक है, जैसे सूरत की संधि कब हुई थी, 4-5 तो यहाँ पे संधियों को मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ। इससे होगा क्या, जब कभी भी परीक्षा में आएगा तो आप चूकेंगे नहीं, आपसे बन जाएगा। ये हुआ था 1775 में। इसके बाद में 76 में मैं आप लोगों को बताया हूँ पुरंदर की संधि, बताया था ना, पुरंदर की संधि कब होता है, 1776 में। और पुरंदर की 2 संधि बताया था, एक 65 में बताया था जयसी शिवाजी वाला, और एक तो कंपनी और रघुनाथ के बीच में बताया था। तो ये दोनों बात आप याद रखेंगे। बड़गांव की संधि भी मैं बताया हूँ आपको, बड़गांव की संधि, तो बड़गांव की संधि भी दिमाग में आप रखेंगे। देवगांव की संधि भी बताया हूँ, सब जो अभी पढ़ा चुका हूँ, हर चीज़ को नहीं बताऊँगा, यहाँ पे मैं कुछ ही इंपॉर्टेंट बताऊँगा। ठीक है, बड़गांव की संधि को 1789 में हुआ था। अब देखो, होता है सालाबाई की संधि या सालबाई की संधि। कई जगह सालाबाई लिखा है, कई जगह सालबाई की संधि। तो ये हुआ था 1782 में। कुछ इंपॉर्टेंट जिसको बहुत ज़्यादा संधि को पूछा था मराठाओं का, ये सब इंपॉर्टेंट है। फिर बेसिन की संधि 1802, अभी पढ़ाया हूँ जस्ट। ये लबसीन भी कथे रे लइका हो, बेसिन लबसीन कथे कई जगह में। ठीक है, जैसे कि सालबाई है वाला सालाबाई भी कथे, तो उसने है बेसिन के संधि जो होरी से सब लोग याद रखिया तुमन। ठीक, तो ये सब हा तुमला मैं पढ़ा चुके हूँ। तो बसीन कथे और बेसिन भी कथे 1802 में होरी से। ठीक है, अब इसके बाद में और भी बहुत सारा चीज़ है। देवगांव की संधि 1803 में हुआ, इसके जस्ट आगे। ठीक है, नागपुर की संधि 1816, ये याद रखना, इसको पूछा गया है। नागपुर की संधि 1816। ठीक है, 1-2 संधि और याद रखना। ग्वालियर की संधि, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ग्वालियर की संधि को ना अलग अलग इतिहासकार अलग अलग मानते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा 1817। 1817 ग्वालियर में कौन थे, सिंधिया थे, जो इनका बाद में मदद करते हैं। ठीक है, ये फिर होता है पुणे की संधि, वो भी इसी समय पे होता है। तो ग्वालियर प्लस पूना एक साथ में, और होता है मंदसौर की संधि 1818 को। तो ग्वालियर प्लस पुणे ये दोनों मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ 1817। फिर है मंदसौर की संधि, मंदसौर की संधि ये होता है कब, 1818। बस तुम लोगों का पूरी तरीके से मैंने मराठा साम्राज्य को 3 लेक्चर में पूरी तरह से फिनिश कर दिया। ये सब इम्पॉर्टेंट है। ये पूरा मराठाओं का क्षेत्र है जहाँ पे मराठाएं अलग अलग संघ में थे। अगर ये 6 संघ मिल जाते तो किसी की हिम्मत नहीं होती भारत को लूटने की। ठीक है, तो हमेशा हमने देखा ये जो शक्तिशाली सत्ता थी वो मुगलों से जुड़ के रहती थी। अगर सब एक हो जाते, जैसे राजपूत लोग कभी भी एक नहीं हुए, सब अलग अलग राजपूत आ रहे हैं, मेवाड़ का तो कहीं मेवात का, तो कभी और का, तो कहीं और का। और अकबर क्या करता है, वैवाहिक संबंध उनसे बना लेता है ना। तो हुआ क्या, अब वो वैवाहिक संबंध में हमारा दामाद हो गया समझ लो, तो उसे युद्ध थोड़ी होगा। तो अकबर की वो नीति थी, और ये औरंगजेब इसे युद्ध की नीति अपना रहा है। तो इन लोग भी, एक मराठा लड़ रहा है तो दूसरा मराठा हंस रहा है, ऐसा चल रहा है। और अंग्रेज जब आए तो इतनी सारी संधि करना पड़ गया इन लोगों को अंग्रेजों से। और ये क्यों नहीं दिमाग लगा कि अंग्रेजों को हटाने के लिए मुगल और मराठे मिल जाते तो अंग्रेज घुस ही नहीं पाते, हम दोनों आपस में राज करते, ऐसा बोलते, अंग्रेज यहाँ आ ही नहीं पाते। लेकिन नहीं, एक जन मरते तो दूसरा हंसते, दूसरा मरते तो तीसरा हंसते। ये भारत भाग्य विधाता है भैया, क्या करोगे हमारा। यही तो भारत का भाग्य है जो विधाता ने रचा है
है ना। भारतीय कभी भी एक दूसरे के सक्सेसनेस पे, सफलता पे खुश नहीं होते। कारण क्या है? इसी कारण चंद अंग्रेज हम पे आ करके हम पे हावी हो गए। ठीक, यही दुख की बात है, बहुत बड़ी विडंबना है। तो अब मैं तुम लोगों को क्या बताऊं। तो ये सब चीज़ को तुम रिवीजन करो अच्छे से, और किसी भी प्रकार के किसी भी उसमें आप अलग अलग किताब में ज़्यादा फंसो मत, आप इसी को देखो और इसको करो, ठीक है। और याद रखना, जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था उसका वर्णन किया था कांसीराज पंडित ने, ठीक है। उसने बताया था कि मराठाओं की पराजय का जब सूचना मिला पेशवा बाजीराव बालाजी को, तो कांसीराव पंडित ने अपने शब्दों में कहा, क्या कहा, मैं इसका प्रिंट करके रखा हूँ, मैं उस स्टेटमेंट को आपको सुनाता हूँ, ठीक है। जब उस समय मराठाओं का पानीपत का तीसरा युद्ध हो रहा था, ठीक है, तो उस समय इन्होंने कांसीराव पंडित ने कहा था, एक मिनट चलो अपन लाइव क्या करते हैं, उस स्टेटमेंट को नेट में देखते हैं, मिल जाए तो, ठीक है, देखते हैं मिल जाए तो उस स्टेटमेंट को सुनो, क्योंकि वो 7 से 8 बार आ चुका है, इसमें ज़रूर होगा, है ना। नहीं तो मेरे पास तो प्रिंट ही है, इसमें डायरेक्ट देखने में, अच्छा नेट कनेक्टेड नहीं है यार, नेट को मैं तो वो कर दी हूँ, ठीक, चलिए मैं आपको बता देता हूँ डायरेक्ट, मैं प्रिंट करके रखा हूँ। इसमें जब पानीपत का तीसरा युद्ध होता है तो एक स्टेटमेंट के द्वारा कांसीराज पंडित क्या करते हैं कि स्टेटमेंट देते हैं, आंखों देखा वर्णन करते हैं मराठों की। मैं क्या नेट बंद कर दी हूँ, नहीं तो इसमें बताता, मेरा नेट अभी बंद है, ठीक है। तो अभी मैं आपको प्रिंट करके जो निकाला हूँ उससे बताता हूँ। देखिए, तो पानीपत का जब तीसरा युद्ध होता है, मैं आपको वहाँ पे लेके चलता हूँ, शायद इसमें होगा, मैं पूरा बताया था आपको। पानीपत का तीसरा युद्ध जब होता है तो ये देखो, ये वाला महिलाओं को लेके जाना, गुरिल्ला युद्ध, ये सब बताया था ना, तोपों का भारी होना, ये सब चीज़ें। बालाजी बाजीराव पानीपत का तीसरा युद्ध होता है 14 जनवरी 1761 को, और पंजाब में जो है तैमूर वहाँ पे प्रतिनिधित्व करते रहता है, और ये अहमद शाह अब्दावली के प्रतिनिधि रहता है। तो वहाँ पे बालाजी बाजीराव साम्राज्य विस्तार करने के चक्कर में क्या करते हैं, इसको हटा के अपने प्रतिनिधि को बैठा देता है, और राजपूतों से भी चौथ वो कर वसूलना चालू कर देता है। इस कारण से बालाजी बाजीराव से बहुत सारे लोग नाखुश थे, कोई इसका साथ नहीं देता है, ठीक है। इसका सिर्फ सूरजमल ने ही शुरू में साथ दिया, बाकी किसी ने साथ नहीं दिया, और अहमद शाह अब्दालियों का लगभग 90% भारतीयों ने साथ दिया था, ठीक है। इसीलिए पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ तो बहुत बुरी तरीके से मराठा साम्राज्य को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया। तो इस युद्ध को आंखें देखा हुआ हाल जो है बताते हैं कांसीराज पंडित, क्या कहते हैं, ध्यान से सुनना, क्योंकि स्टेटमेंट को पहचान करने के लिए कई बार पूछा है, इसलिए इतना मैं गला फाड़ रहा हूँ और मेहनत कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है बेटा। देखो, अब मराठों की पराजय की सूचना पेशवा बालाजी बाजीराव को कांसीराज पंडित ने अपने इन शब्दों में कहा, क्या कहा, अब इस कविता को सुनो। कांसीराज पंडित कहते हैं, अब आप बोलोगे सर इतना डिटेल प्री में आता है कि नहीं, अरे भैया प्री में आया, चाहे मतलब नेट में पूछा है, इसीलिए बता रहा हूँ, इतिहास का क्वेश्चन है, यूजीसी नेट में कभी ज़िंदगी में क्वेश्चन आ गया तो तुम बोलोगे हाँ यार दीपक सर का मेहनत काम आया, और इसीलिए इस स्टेटमेंट को बता रहा हूँ। क्या करता है, कहानी के माध्यम से वो बताता है। तो पानीपत का तीसरा युद्ध 1761, कांसीराज पंडित कहते हैं, हमने 2 हीरे नष्ट हो गए, हमारे 2 हीरे नष्ट हो गए, 27 स्वर्ण मुद्राएं खो गई, और नष्ट हुई चांदी व तांबों की गणना ही नहीं की जा सकती। अर्थात युद्ध के दौरान सदाशिव भाऊ और विश्वासराव तथा अनेक योग्य मराठा सरदार मारे गए। इसीलिए इसमें कांसीराज पंडित ने बालाजी बाजीराव को इन्हीं शब्दों में बताया कि हमने 2 हीरे हमारे क्या हो गए, नष्ट हो गए। और 2 हीरे कौन था, तो इसके युद्ध को जो प्रतिनिधित्व कर रहा था, जो इसके युद्ध को इसके तरफ से लड़ रहा था, ठीक है, तो सदाशिव राव और विश्वास राव इसी के बारे में कहता है कि हमने 2 हीरे नष्ट हमारे हो गए, और 27 स्वर्ण मुद्राएं खो गई,
ठीक है। तो 27 स्वर्ण मुद्राएं, मतलब इसके अलग अलग प्रकार के जो इसके क्षेत्र थे, इनके अपने जो समर्थक थे, ठीक है, मतलब इसके उसमें सेनापति में जो होता है ना मंत्री परिषद में, तो वो सभी स्वर्ण मुद्राएं खो गए। मतलब यहाँ पे जो उसके मंत्री परिषद के लोग थे वो इसमें मारे गए थे। और नष्ट हुए चांदी और तांबों की तो गणना ही नहीं की जा सकती। मतलब इतने सारे मराठा साम्राज्य के सेनापति मारे गए, इतने आपके खजाना सजाना उन्होंने लूटा, उसकी तो कोई गणना ही नहीं की जा सकती, इस बारे में बताया था। ठीक है, तो याद रखना ये स्टेटमेंट पूछा गया है। ठीक, इसीलिए मैं इस स्टेटमेंट को बताना चाहता था। ये कौन से पंडित का है? तो आंखों देखा हाल था कांसीराज पंडित का। मेरा इतना मेहनत करने का सिर्फ एक कारण, एक तर्क होता है बेटा, मैं चाहता हूं कि अगर आपसे पेपर में आ जाए तो आपसे ना छूटे, बस मेरा ये उद्देश्य रहता है। मैं ये कभी नहीं सोचता कि मैं शॉर्टकट में क्लास को ख़त्म कर दूं, या मैं एक क्लास में ही मराठा को जैसे दूसरे लोग करते हैं वैसा ख़त्म कर दूं, है ना, 15-20 मिनट का क्लास लो, ऐसा नहीं। मैं चाहता हूँ पैसे दिए हो तो शिद्दत के साथ जान लगा के पढ़ जाओ, इतना पढ़ दो कि आ जाए, तो क्योंकि सुना हुआ चीज़ ना दिमाग में रहता है बेटा, अगर आ जाता है तो वो सॉल्व हो जाता है। ठीक है, इसीलिए इतना मेहनत करके वो प्रिंट करके मैं कांसीराज पंडित का स्टेटमेंट निकाला हूँ, क्योंकि एक बार पीएससी में भी पूछा है और 3 से 4 बार यूजीसी नेट में आया है, एमपीपीएससी में 4 बार आया है और रेलवे में 2 बार आया है कि ये स्टेटमेंट किसका है, क्योंकि पानीपत का तीसरा युद्ध मराठाओं के कमर पे वार था। ठीक है, ठीक है, पढ़ते रहें बढ़ते रहें। अब हम लोग यहाँ से देखेंगे यूरोप, अगला क्लास में यूरोपीय कंपनी का आगमन, कैसे भारत में यूरोपीय कंपनी आते हैं, पुर्तगाली कंपनी कैसे आता है, फिर डच कब आते हैं, फिर अंग्रेज की कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनती है, 1600 में स्थापित होती है और 1600 में यहाँ आती है और सूरत उरत को इत्यादि जगह पे अपनी कोठी खोलती है। फिर बेदरा का युद्ध होता है, फिर टॉमस स्मिथ इत्यादि के स्टेटमेंट को हम लोग देखते हैं। ठीक है, पहला गवर्नर कौन बनता है ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो भी देखते हैं। वो सारा चीज़ हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो जितनी ही डिटेल में मैंने प्रारंभिक भारत को, फिर बीच के भारत को बताया और वैसे भी अंतिम भारत को भी बताऊंगा। अर्थात हमने मिडिएबल भी बहुत अच्छे से पढ़ा, एंशिएंट भी अच्छे से पढ़ा, अब मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को भी अच्छे से डील करेंगे। वंदे मातरम।